बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। कौन कहता है कि मेरे कप्तान को सियासत नहीं आती? जो सियासत मेरे कप्तान को आती है शायद पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासतदान को नहीं आती। हालिया सियासी कशीदगी और अपोजिशन की हुकूमत पर हमलों का रुख खान साहब ने बड़ी खूबसूरती से उस जानिब मोड़ दिया है जहां वो खुद तो साइडलाइन हो गए हैं और इदारे खुलकर सामने आ रहे हैं। नवाज शरीफ की पे दर पे तकरीरों पर खामोशी के बाद अब जो खान साहब ने पोजीशन ली है वो जस्टिफाइड है। उनको लाने वाले चाहें या ना चाहें उनके साथ खड़े होने पर मजबूर हैं, चूंकि नवाज शरीफ खुद एक पोजीशन ले चुके हैं और बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन लिए हुए हैं, तो जिन्हें वो चैलेंज कर रहे हैं उन कुव्वतों को भी कोई ना कोई पोजीशन तो लेना ही है। तो मेरे कप्तान ने एक इंटरव्यू में नवाज शरीफ के हालिया बयानात को मुल्क दुश्मनी का टैग देते हुए साबिक वज़ीर आज़म को अल्ताफ हुसैन करार दे दिया। ये बड़ी डेंजरस गेम हो रही है। ये जो नवाज शरीफ खेल रहा है ये बहुत एक खतरनाक पाकिस्तान की गेम के खिलाफ गेम खेल रहा है। यही अल्ताफ हुसैन ने खेली थी। इनके पीछे 100% मैं आपको वाजे कहता हूं कि इस तरह हिंदुस्तान इसकी पूरी मदद कर रहा है। इसमें किसका इंटरेस्ट है कि पाकिस्तानी फौज कमजोर हो? हमारे दुश्मनों का। अगर आज हमारी पाकिस्तानी फौज ना होती इस मुल्क के, मैं आज आपको राइटिंग में देना 3 टुकड़े हुए होते। हिंदुस्तान के थिंक टैंक्स बाकायदा कहते हैं कि पाकिस्तान को तोड़ना है। हिंदुस्तान की सबक कोशिश किया किसी ना किसी तरह पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाए, शिया सुन्नी की लड़ाई करवाए। जो भी इस वक्त हमारी फौज को अटैक कर रहा है, उसको कमजोर कर रहा है, ये जो नवाज शरीफ कर रहा है, ये इतना बड़ा फितना कर रहा है। पहले तो मुझे इसके ऊपर गुस्सा ये है कि ये इतने बेशर्मी से झूठ बोल के गया। हमें बताया जा रहा है जी ये पता नहीं किसी वक्त भी मर सकता है, इसको इतनी बीमारियां हैं, इसको ये प्लेटलेट्स इतने गिर गए हैं। शर्म नहीं है झूठ बोलने में। और वहां जाके हिंदुस्तान की अब गेम खेल रहा है, बैठ के पाकिस्तान को अटैक कर रहा है। इसको 100% पीछे से बैकिंग मिल रही है। बड़ा बुज़दिल आदमी है ये, इसके बगैर ये कुछ कर नहीं सकता। और वहां बैठ के सिर्फ और सिर्फ इसका 1 पॉइंट एजेंडा है, अपना पैसा बचाने के लिए ये जो मर्जी करेगा, पाकिस्तान को दो पे लगाएगा। ये दूसरा अल्ताफ हुसैन बन गया। तो ये वक्त भी आना था और नवाज शरीफ को ये सिला भी मिलना था कि जिसने अपने दौरे हुकूमत में कराची में बत्ताखोरी, टारगेट किलिंग और दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन की मंजूरी दी, अल्ताफ हुसैन की सियासत का खात्मा किया। आज इस बात का भी उन्हें सिला मिल गया है कि उन्हें भी अल्ताफ हुसैन बना दिया गया है। अल्ताफ हुसैन को भी शायद एक तवील अरसे बाद खुशी मनाने का मौका मिल गया होगा। वो भी खुश हो रहा होगा कि जिसने उसे निशान इबरत बनाया आज वो खुद उसके बराबर में आन खड़ा हुआ है, उसी की सब में उसे खड़ा कर दिया गया है। अब वज़ीर आज़म की इस बात पर कौन यकीन करेगा कि भारत के एक स्टैब्लिश एजेंट की सियासत का सफाया करने वालों को भी आप भारतीय एजेंट करार दे दे, या ये कहे कि वो भारत की साजिश को या भारत के एजेंडे को टो कर रहा है। और किसी को याद हो ना हो मगर बहुत से लोगों को याद है जरा जरा कि गवर्नर सिंध हकीम सईद के कत्ल के बाद नवाज शरीफ ने एमकेएम के खिलाफ 2 बार फौजी ऑपरेशन किया। तो रेस्ट इज अ हिस्ट्री। अब चूंकि साबिक वज़ीर आज़म को यकीन है कि वो इलेक्शन हारे नहीं, उन्हें स्टैब्लिशमेंट ने इलेक्शन हारा है, तो वो स्टैब्लिशमेंट से उसकी शिकायत कर रहे हैं, जिसको नवाज शरीफ के सियासी मुखालफिन मुल्क दुश्मनी का रंग दे रहे हैं। तो उसकी वजह यह है कि इस तरह के सवाल उठाना हमारे यहाँ वैसे भी जुर्म समझा जाता है। इशारों किनारों की हद तक तो बात ठीक है, नवाज शरीफ ने बहुत सी गलतियां की होंगी, बल्कि ब्लेंडर भी मारे होंगे, लेकिन बड़ी माजरत के साथ ये कहना कि वो शख्स जिसने इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया हो और भारत के मुकाबले में खड़ा कर दिया हो, वो दुश्मन मुल्क की गेम कैसे खेल सकता है? ये सब आम के साथ बड़ी ज्यादती है जो उनके वोटर और सपोर्टर हैं। तो खान साहब ने और भी बहुत आम बातें की। ये बड़ा तारीखी इंटरव्यू जो खान साहब ने दिया, इसमें उन्होंने और क्या कहा? पाकिस्तान में सिविल और मिलिट्री रिलेशन की एक मसला रहा है हमारा। पहले सिर्फ एक चीज का हमने फैसला कर, माजी होता है सीखने। हमने सीखा ये है कि मिलिट्री का काम गवर्नमेंट चलाना नहीं है। मुझे कोई बता दे कि एक जगह जो मेरी गवर्नमेंट की पॉलिसी है पाकिस्तानी फौज ना खड़ी हो। ऑपोजिशन का मसला है जो नवाज शरीफ है, ये कभी भी डेमोक्रेट नहीं था। पहले तो इनको पाला फौज ने,
जनरल जलानी से शुरू हुए, जनरल ज़ियाउल हक ने कैसे इसको हाथ पकड़ के मुंह पे चूसनी लगा के तो एक पॉलिटिशियन बनाया। ये एकदम बन गया सुपर डेमोक्रेट। मुझे क्यों नहीं प्रॉब्लम हुआ, इनको क्यों प्रॉब्लम है? ये आते हैं चोरी करने के लिए। इनका प्रॉब्लम ये था कि फौज कंट्रोल में नहीं थी, बाकी जुडिशरी भी कंट्रोल में थी, नैब भी कंट्रोल में थी। जब इनके कंट्रोल में नहीं होती थी इनको ये जमहूरी बन जाते थे। अब इनका प्रॉब्लम, अब देख लें, ये सारा वक्त फौज को बुरा भला कहते हैं। मुझे वो फौज ने आके जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने कहा रिजाइन करो। भैया आप प्राइम मिनिस्टर थे, उसकी जरूरत है आपको कहने की? आप सीधे टेक ऑन करें उनको। मैं इमीडिएटली उसका इस्तीफा डिमांड करूं? किसकी जरूरत है मुझे आके कहे मैं डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हूं? जो डेमोक्रेसी है उसमें आपकी मॉरल अथॉरिटी काउंट करती है। बंदूकें तो आपके पास नहीं होती, वो तो फौज के पास है। 2/3 मैंने तो अमीरुल मोमिनीन बनने की कोशिश की। ये क्यों इनको, मुझे क्यों नहीं अमीरुल मोमिनीन बनने की कोशिश करना? ये क्यों एकदम अमीरुल मोमिनीन? क्योंकि सारे इदारों को कंट्रोल करना चाहते हैं ये। किसकी जरूरत है कि मेरे कप्तान से इस्तीफा मांगे? तो हाँ, सब कहते हैं तो ठीक ही कहते होंगे, लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि DGISI उनसे इस्तीफा मांगते तो वो उन्हें फारग कर देते, उनसे इस्तीफा तलब करते, तो शायद खान साहब को इस बात का इल्म नहीं कि उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने हुकूमत के खिलाफ धरने की साजिश करने वालों को सजा दी थी और फौज ने अपने निजाम के तहत जिम्मेदारों को आइडेंटिफाई करके पनिश किया था। अब उन्हें हाउस अरेस्ट किया था या क्वार्टर गार्ड किया था, ये सारी बातें शायद ISPR से ज्यादा बेहतर और कोई नहीं बता सकता। वो बेहतर तरीके से वजाहत कर सकते या फिर मियां साहब खुद बताएंगे। लेकिन बड़े अदब और एहतराम से गुजारिश ये है कि नवाज शरीफ पर इल्जाम तो करप्शन का था, खजाना लूटने का था, मईशत डुबोने का था, लेकिन अब ये जो कहानी चल रही है जिसमें आप पुरानी बातें सामने ला रहे हैं और कह रहे हैं कि वो अमीरुल मोमिनीन बनने वाले थे। नवाज शरीफ में अमीरुल मोमिनीन बनने की ख्वाहिश 90 की दहाई में सामने आई थी। 2013 में उन्हें दोबारा इस मुल्क का वज़ीर बनने का मौका मिला। अब वो चाहते तो अपनी ख्वाहिश पर अमल करते। अगर किसी को अमीरुल मोमिनीन बनना था और वो दोबारा पावर में आ गया तो फिर वो अमीरुल मोमिनीन बना क्यों नहीं? तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो महसूस ये हो रहा है कि ये गुस्सा बहुत पुराना है और बातें भी बहुत पुरानी हैं और करप्शन तो एक बहाना है, असल मसला अब भी कुछ और है। और रिटायर्ड जनरल अमजद शुएब गुफ्तगू कर रहे हैं ऑन द फ्रंट में कामरान शाहिद के साथ इस पूरी सियासी कशीदगी के हवाले से। देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। जनरल अमजद देखने की वो ये है कि जो मुल्क के मुफादात हैं या जो सिक्योरिटी की हम बात करते हैं, मलिक साहब अभी बात कर रहे थे आईनी हदूद का। मैं अभी पिछला आप दौर देख लीजिए, कोई एक चीज मुझे बता दें कि जिस फौज ने ये आईनी हदूद क्रॉस की। मियां साहब तो साजिशें करते रहे 20 साल, जब से मुशर्रफ ने निकाला वो अपनी जिद में है, अपने उस अनाद में है जिसकी वजह से ये सारा कुछ है। उनकी तकरीर सुन लें, वो उसी दिन की बात करते हैं कि उनको गोली वो बंदूक की नाली पे निकाला गया। कोई उसके अलावा बात नहीं करते। वो कोई एक फॉरेन पॉलिसी का इशू बता दें कि जिसपे उन्होंने कुछ करना चाहा, पूरे पाकिस्तान को उनकी फॉरेन पॉलिसी से इतराज था। रोज बिलावल जरदारी ये कहते थे कि जनाब इनको फॉरेन मिनिस्टर नहीं इन्होंने रखा हुआ, ये सारे फॉरेन पॉलिसी बर्बाद हो रही है। फौज ने कहीं रोका इनको? कोई किसी चीज पे कहा? कश्मीर का नाम लेना इन्होंने छोड़ दिया। और जिस दौर के में मुशर्रफ ने निकाला, वहां इन्होंने पहले एक प्रेसिडेंट की छुट्टी कराई, एक अदालत पे हमला किया चीफ जस्टिस के ऊपर, और उसके बाद वहां पे बगावत कराई अदालत में पैसे बांट के, और फिर एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की छुट्टी कराई जो इनको भरे की बात बता रहा था। फिर आप फौज में बगावत कराने, और मैं आपको कसमियां बताता हूं, मैं उस दौर की, मैं उस वक्त GHQ में था, ये फौज में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऊपर जासूसी करवाया करते थे। अच्छा। और मेरी मौजूदगी में ये हुआ। ये बड़ी इसकी मिसाल दे सकता हूं। जी बताइए। इसका कामरान साहब, मैं एक कामरान साहब एक मुझे अफीसर साहब के पास जाऊंगा, लेकिन मिसाल कोई नहीं दे रहा। जनरल साहब ये क्या बातें कर रहे हैं? जो मैंने सिर्फ खेलते रहे हैं फौज के साथ, इनको दिखाने की जरूरत है। जी अब ये कोई और नहीं कह रहा, ये एक साबिक रिटायर्ड जनरल अमजद शुएब साहब ये फरमा रहे हैं कि नवाज शरीफ ने जो कुछ फौज के साथ किया उनको दिखाने की जरूरत है। वैसे जो कुछ दिखाया जा चुका है उससे ज्यादा और क्या दिखाया जा सकता है? अब ये मसला साबिक वज़ीर-ए-आज़म और एस्टेब्लिशमेंट के आपसी ताल्लुकात का है या फिर किसी नाराजगी का है, लेकिन इसका नुकसान किसे हो रहा है? इसका नुकसान इस मुल्क को हो रहा है, इसका नुकसान अवाम को हो रहा है, मेरे और आप जैसे लोगों का नुकसान हो रहा है। सवाल यह है कि अगर नवाज शरीफ को हटाया जाना था और इसकी जगह किसी और को लाया जाना मकसूद था,
तो हमारा शिकवा तो सिर्फ इतना है कि लाते तो किसी काबिल आदमी को, जो कम से कम वो जो शिकवे थे कि मईशत खराब है, इकोनॉमी ठीक नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है, कर्जे चढ़ गए हैं, तो ये सारे काम ठीक करने के लिए कोई आदमी आता, कोई ऐसा काबिल आदमी आता जो इन मसाइल को एड्रेस कर सकता। लेकिन मईशत भी खराब हो गई, बेरोजगारी पहले से कई ज्यादा बढ़ गई। तो क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि अगर आप उन लोगों को लाते जिनमें एबिलिटी होती, जो अवाम की जिंदगी को अजीरन न करते, तो शायद लोग नवाज शरीफ को अब तक भूल चुके होते। हाथियों की लड़ाई में नुकसान हमेशा घास का होता है, और इस वक्त जो लड़ाई हो रही है या जिस लड़ाई का तासुर है, उसमें भी बदकिस्मती से जो पिस रहे हैं वो अवाम है, नुकसान अवाम का हो रहा है। नवाज शरीफ ने गलतियां की होगी, कोई भी इस बात को वो इंसिस्ट नहीं करता कि जी नवाज शरीफ से कोई गलती नहीं होगी। मुशर्रफ भी गलतियां करते रहे हैं, अब बहुत से हुक्मरान गलतियां करते हैं, इंसान है, इंसान सारे गलतियां करते हैं, लेकिन वो गलतियां इस तरह भारी नहीं पड़ती जो इस वक्त पड़ रही हैं। अब अगर एस्टेब्लिशमेंट के लोग जो ये तस्लीम करें कि नवाज शरीफ से उनकी लड़ाई है और नवाज शरीफ को सबक सिखाया जा रहा है, तो फिर मद्दे मुकाबल पर यह इल्जाम क्यों कि वो जवाब क्यों दे रहे हैं। यहां पे लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी आम मौजूआत आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है और सीनियर जर्नलिस्ट है और जबरदस्त तजिया निगार है, मुल्की सियासी हालात पे उनकी खासी गिरफ्त है, सुहेल वड़ाइच। देखते हैं कि वो सारे मामले को किस एंगल से, किस नजर से देखते हैं। अब आपको हम सुन रहे हैं, जारी रखिएगा गुफ्तगू। जी, मैं जो वो बातें करेंगे जाहिर है उसका रद्द अमल भी आएगा, फजा भी गर्म होगी और उससे फिर कई चीजें खुलेंगी भी जो अभी तक बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने बहुत सारी चीजें अभी नहीं बोली। मसले इंडिया के मामले पे कभी उन्होंने इजहार ख्याल नहीं किया, उन्होंने अपने और फौज का जो रिलेशनशिप था अंदर क्या होता रहा, कभी इसके बारे में कोई एक फिक्रा भी कभी नहीं बोला। इसी तरह अंदर क्या मुज़ाकरात होते रहे, कोर्ट के अंदर जाने का क्यों फैसला किया गया, इन्वेस्टिगेशन जो टीम थी उसके सामने जाने का प्राइम मिनिस्टर ने क्यों फैसला किया, इस पे भी कभी उन्होंने राय का इजहार नहीं किया। तो ये सारी वो चीजें हैं जो जाहिर है जब वक्त आगे चलेगा तो लोग पूछेंगे भी और मियां नवाज शरीफ को भी खुद बतानी होगी। तो यूं एक एक करके जब ये सारे सियासी असरार खुलेंगे तो इससे हुकूमत के लिए भी डिफिकल्टी होगी, मियां साहब के लिए खुद भी डिफिकल्टी होगी, लेकिन साथ ही साथ उनके मुखालफों के लिए ज्यादा बड़ी बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। इस बात का अगर किसी को सही अंदाजा है तो मेरे नजदीक वो खुद नवाज शरीफ है। जिस तरह का माहौल पैदा हो रहा है, इस माहौल में बहुत से लोग ये तवक्को कर रहे हैं कि नवाज शरीफ शायद वो बातें भी सामने ले आए, वो राज भी खोल दे जो अभी तक 7 पर्दों की तह में छुपे हुए, मां सिवाय उन कौमी राजों के जिनको अफशा करने से उनका खल्फ उन्हें रोकता है। तो सियासी मामलात पर तो वो बहुत से मामला सामने ला सकते हैं, जिस तरह उन्होंने बलूचिस्तान के इलेक्शन के या धरने के पीछे छुपे किरदारों के बारे में कुछ बातें की हैं, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी हैं जो अभी तक हनूज पर्दों में हैं और ये बातें शायद बहुत से लोगों के इल्म में भी हैं, लेकिन जब तक खुद नवाज शरीफ उस पर बात नहीं करते, लब नहीं खोलते, तो वो मफरूजे कहलाते रहेंगे। और ये हकीकत है कि बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। वो कहते हैं ना पंडोरा बॉक्स खुल जाता है। नवाज शरीफ तो या उसके नवाज शरीफ के जो करीबी लोग हैं या खुद नवाज शरीफ, और देखा जाए तो नवाज शरीफ इस वक्त जिस पोजीशन में है उनके पास तो गंवाने के लिए कुछ नहीं है। प्रॉब्लम तो शायद जिस तरह सुहेल वड़ाइच कह रहे हैं कि उन लोगों को हो सकती है जिनके पास बहुत कुछ है और वो उसे गंवाना नहीं चाहते। अब इसे मुस्लिम लीग नून का भी वर्जन लेते हैं उनके पंजाब के सदर राणा सनाउल्लाह, देखते हैं कि वो इस मामले के ऊपर क्या फरमाते हैं। वॉच राणा सनाउल्लाह। अदारों से वो कभी टकराव नहीं चाहते थे, ये उनके ऊपर इल्ज़ाम गलत है कि मियां नवाज शरीफ की तरफ से जो है वो टकराव की पॉलिसी जो है वो अपनाई जाती रही है। उस वक्त उन हालात में जब ये कंटेनर पे चढ़े हुए थे और कंटेनर से किस तरह से छलांग मार के दोनों कजन जो है ये भागे भागे गए थे आर्मी चीफ के हाउस, क्या करने गए थे ये वहां पे?
कौन से मुज़ाकरात करने के लिए गए थे वहां पे? क्या कहने नवाज के लिए शरीफ गए साहब ने ही कहा था ना आर्मी चीफ क्या से, वहां पे जाकर उन्होंने मुतालबा किया था? नवाज शरीफ साहब ने कहा था आर्मी चीफ से कि इनसे डील करें। उसमें जो है वो धरना इनको जो है वो देने के लिए किसने कहा था? जावेद हाशमी जो उस वक्त प्रेसिडेंट था तहरीक इंसाफ का, उसने जो इमरान खान साहब से मंसूब सच्ची बातें बताई थी, कभी उनका जवाब दिया है इन्होंने? ये किस तरह से ये कहते थे कि चीफ जस्टिस जो है वो हमारा बंदा आ रहा है और वो कह रहे हैं कि हम इस तरह से कर देंगे, आप इस तरह से करें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये वो हकीकतें हैं कि जिनके ऊपर शायद अगर मैं ज़्यादा खुल के बात करूं तो शायद उसको आप जो है ऑन एयर भी ना कर सकें। मगर राणा साहब फिर नहीं है, आज यही तो बात है, आज इसीलिए ये पाबंदी लगी है। मगर वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि आप, वरना ये पाबंदी कल क्यों नहीं लगी? क्या आप exactly- बातें तो उन्होंने जो आज की है वो कल भी की थी, यही बातें उन्होंने 20 तारीख को भी की थी। आज पाबंदी क्यों लगी है? सिर्फ और सिर्फ ये कि कहीं फौज के जवानों और अफसरों को इस बात पे फख्र ना हो कि उनकी कौम का लीडर जो है 3 दफा वजीर आजम का जिस कौम ने जिसको मैंडेट दिया वो अपनी फौज को जो है वो सलूट पेश कर रहा है। वैसे मगर आज वजीर आजम, देखिए कल नवाज शरीफ की तकरीर के बाद पैमरा ने उनकी तकरीर दिखाने पर पाबंदी लगा दी। तमाम टीवी चैनल्स को एक सरकारी हुक्मनामा भेजा गया कि इश्तहारी और मफरूर मुल्ज़मान की तकरीरें नहीं दिखाई जा सकती। तो सवाल ये है, जो सवाल ये पूछ रहे हैं कि नवाज शरीफ जब अपनी तकरीर में फौज को सलूट करते हैं तो उनकी तकरीर पर पाबंदी का नोटिफिकेशन क्यों आ जाता है? और क्या नवाज शरीफ उस वक्त मफरूर या इश्तिहारी नहीं थे जब वो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे, या उससे कुछ दिन बाद उन्होंने अपनी पार्टी की सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास में खिताब किया? उस वक्त किसी को ख्याल नहीं आया कि नवाज शरीफ इश्तिहारी हैं, मफरूर हैं। कैमरा को भी ख्याल नहीं आया कि पाबंदी लगा दी जाए, नोटिफिकेशन दे दिया जाए। हाँ साहब ने तो नवाज शरीफ की एपीसी में तकरीर कराने का क्रेडिट भी लिया था। गुजरा ने भी ये ऑन एयर आके कहा कि जी खान साहब ने इजाजत दी कि नवाज शरीफ की तकरीर जाने दें, नशर करें। तो उस वक्त किसी ने उनको ये क्यों नहीं बताया कि नवाज शरीफ मफरूर है और इश्तिहारी है और वज़ीर आज़म साहब उनकी तकरीर दिखाई नहीं जा सकती? लेकिन तीसरी तकरीर के बाद अगर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो फिर मुस्लिम लीग नून वाले इस बात में हक में जानब है कि वो ये इल्ज़ाम लगाए जो राना सनाउल्लाह इस वक्त लगा रहे हैं। अगर पाबंदी लगानी थी तो उस वक्त लगना चाहिए थी जब अदालती फैसला आ गया था, इश्तिहारी करार दिया गया था। उसके बाद तो किसी ने पाबंदी लगाई नहीं। अब पाबंदी लगाई गई है तो बहुत से लोग फिर ये सोचते हैं या राय देते हैं कि शायद कुछ ऐसा है जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है या हकायक से लाइल रखने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो टाइमिंग है पाबंदी की, इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। अब कुछ दोस्तों की बात करते हैं, वो भी इस मौजू के ऊपर अपनी फाइंडिंग्स दे रहे हैं। देखते हैं कि हमारे दोस्त क्या फरमाते हैं। सवाल भी उठा दिया तो एजेंडा इनका क्या है वो मैं आगे जाके एक और थॉट है, नवाज शरीफ साहब ने बता दिया कि ये सब कुछ वो किसके कहने पर कर रहे हैं और पीछे असल फोर्स कौन है, असल कुव्वत कौन है, ये चीज़। जी जैसा साबर शाकिर साहब, मैं जनरल फैज हमीद के बारे में आपको बता रहा हूँ और दूसरों को भी कि ये जो बातें कर रहे हैं ना नवाज शरीफ साहब। देखिए फौज हमारी फौज है और कौम फौज से जितना प्यार करती है शायद किसी भी इदारे से इतना नहीं करती। हमने बड़ा तवील अरसा देखा फौज और अदलिया, ये दो ऐसे इदारे हैं जिनके बारे में एक ओपिनियन है, बड़ी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, कि ये दोनों क्रेडिबल इदारे हैं। कभी कभी अदलिया के हवाले से बात जरूर हो जाती है, कभी फौज के हवाले से भी हो जाती है, लेकिन दोनों इदारों की इज्जत और एहतराम अपनी जगह मौजूद है। अब मसला क्या है? फौज को अवाम के मुकाबले के लिए तैयार करना या उकसाना, ये कोई अक्लमंदी की बात है? देखिए नवाज शरीफ, उनको भी लोगों ने वोट दिए, तो क्या जिन्होंने नवाज शरीफ को वोट दिए हैं, एक बड़ा वोट बैंक है, 2-2.5 करोड़ वोट है या कम ज्यादा होगा, शायद फिगर मेरे पास एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन करोड़ों में वोट है। तो जिन्होंने नवाज शरीफ को वोट दिया, क्या वो पाकिस्तान के अवाम नहीं है? तो क्या अवाम को इस बात पर कि वो नवाज शरीफ को ना तो चोर समझते हैं ना गद्दार समझते हैं, उन्हें सजा दी जाएगी? उन पर डंडा चलाने के लिए कहा जा रहा है। तो गुजारिश ये है बड़े अदब और एहतराम के साथ कि हमारी फौज को, हमारी एस्टेब्लिशमेंट को अवाम से लड़ाने की साजिश करने वाले जरा होश से काम लें। जमहूरी कुव्वतें कभी भी मार्शल लॉ नहीं चाहती, ना ही मेरे नज़दीक या मेरी मालूमात के मुताबिक
फौज में से किसी की ख्वाहिश है कि वो किसी की ख्वाहिश पर मार्शल लगाए। अब तारीख को अगर आप गौर करें, तारीख ये बताती है कि जनरल मुशर्रफ लाल मस्जिद के खिलाफ ऑपरेशन नहीं चाहते थे, लेकिन मीडिया के बहुत से लोगों ने शोर मचाया कि रियासत के अंदर रियासत बन चुकी है। ये ऑन रिकॉर्ड है, मैं कोई अपने पास से बात नहीं कर रहा। बहुत से लोग जानते हैं कि मीडिया में कौन कौन लोग थे, कितने इन्फ्लुएंस रखने वाले लोग थे, जिन्होंने ये कहा कि जी लाल मस्जिद वालों ने चीनी खवातीन को बाहर निकालकर तशद्दुद का निशाना बनाया तो हुकूमत की रिट का है। जनरल मुशर्रफ दबाव में आए और लाल मस्जिद पर ऑपरेशन का हुक्म दे दिया। एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। आज जनरल मुशर्रफ को उसमें चार्जशीट किया जाता है, उन पर केस भी चला, उन्हें उसमें सजा भी हुई है। तो किसी ने कोई नहीं समझता कि मुशर्रफ ने जो कुछ किया था वो ठीक था। अब जो लोग उस तारीख को फिर से दोहराने की कोशिश कर रहे हैं, अब पता नहीं दानिस्ता कर रहे हैं या ना दानिस्ता तरीके से कर रहे हैं। बहुत से लोग होते हैं जिन्हें नहीं पता होता वो क्या बात कर रहे हैं, तो हो सकता है वो हमारे दोस्त हैं ना दानिस्ता ऐसी बात कर रहे हो, तो उन्हें उनसे गुजारिश ये है कि थोड़ा सा अकल के नाखुन लें। ये कैसे मुमकिन है कि जो जमात अब भी पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात समझी जाती है, जिसके करोड़ों वोट हैं, वो 20-25 हज़ार 50 हज़ार लोग बाहर नहीं निकाल सके, तो ये बचकाना सी बात है। तो मशवरा ये है कि तरफैन को तहम्मुल और बर्दाश्त से काम लेना चाहिए। पहले भी हमने देखा कि बहुत से मामलात में मिल बैठ के चीज़ों को सेटल कर लिया गया। ठीक है, कुदूरतें और या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या बैकलॉग बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मामलात को डायलॉग के जरिए सियासी तरीके से हल करना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से बहुत से लोग जल्दी पर तेल डालने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो और भी अहम मौज़ूआत और अहम तफसीर आपको दिखाएंगे। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। अब इस पे एक हुकूमती वर्जन भी लेते हैं। फैसल वाडा गुफ्तगू कर रहे हैं, पीटीआई के बड़े ही जाले किस्म के वर्कर हैं। देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। वापस आया था और ना तो इस बार हम मरियम नवाज और इसके पूरे खानदान के टोले को सऊदी अरेबिया सामान पैक करने नहीं जाने देंगे। एनआरओ मिलेगा नहीं, फौज को गालियां दें, अदलिया को गालियां दें, इमरान खान को गालियां दें, कुछ भी कर लें, एनआरओ नहीं मिलेगा। पीपल्स पार्टी इनका खड़ी नहीं होगी। इनके अंदर से लोग टूटना शुरू हो जाएंगे। ये बुजदिल लोग हैं, चोर है, बेईमान है, भगौड़े हैं, बीमारी का ड्रामा करते हैं। ये पैर पड़ते हैं वक्त पड़ने पे, गला पकड़ते हैं दूसरे वक्त के ऊपर। इनका चेहरा असल मकरू देख लिया कौम ने। आप रिलैक्स हैं, आपको कोई खतरा नहीं। हमें अल्लाह की जात हटा सकती है। इनकी तो कोई औकात ही नहीं। सियासी मच्छर है, इनको तो मसलने के लिए कोई गड़बड़ ऑपोजिशन की तरफ से होने वाली रोड पे एजिटेशन आप देखेंगे पीपल्स पार्टी से तो हटेगी, फिर बाकी आहिस्ता आहिस्ता इनके अंदर से लोग किस तरह शुरू किया। बयान सुनने ना राना सनाउल्लाह लगे कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम ऐसी खान साहब इदारों को ला रहे। उनका जो सेहतमंद बीमार भगौड़ा नवाज शरीफ है, मफरूर जो है, वो जो बातें कर रहे हैं उसको तो खुद ऑन नहीं कर रही है। और इन सबकी फाइलें, इन सबकी उम्रें 68 से 78 तक की, 68 to 78 का ब्रैकेट है। इन्होंने माल चोरी किया हुआ है। ये अभी वो सजाएं खाने के, कोड़े खाने के लिए सड़कों पे लाठीचार्ज, सुई गैस करेंगे। ये 35 आदमी असेंबली में जमा करने से जलसा। पहले तो इक्तदार का नशा, और दूसरा किसी से प्यार का नशा, तीसरा ताकत का नशा। ये सारे नशे फितरी हैं जो इंसान को गुरूर, तकब्बर, कॉन्फिडेंस और घमंड की तरफ ले जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि अल्लाह जब भी इज्जत दे तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। वो कहते हैं ना, उसी पौधे को फल लगता है जिसकी शाखें झुकी हों। ये दुरुस्त है कि इस वक्त हुकूमत की 5 उंगलियां घी में और सर कड़ाई में, ये पोलिटिकल कह रहा हूँ, और सियासी मुखालफिन उन्हें मच्छर से ज्यादा महसूस नहीं हो रहे। और हुक्मरान जमात का ख्याल ये है कि ताकत का तवाज़ुन उनकी तरफ है। तो मुखालफिन को सियासी मच्छर करार देने वाले नमरूद और हाथी की मिसाल भी याद रखें। इक़्तिदार सदा किसी के पास नहीं रहता, यानी चीज है। और यह दुरुस्त है कि ये खुदा की देन है, लेकिन इसमें खुदा की क्या मुसलत पोशीदा है, इसको समझना हर किसी के लिए आसान काम नहीं है। तारीख इसका फैसला कर देती है। बहुत से लोग जो तारीख में बादशाह बने वो बुरे लफ्जों से याद किए जाते हैं। तो मेरे नज़दीक किसी भी दूसरे को हकीर समझना ना शरई एतबार से दुरुस्त है, ना अखलाकी एतबार से दुरुस्त है। और नैब ने नवाज शरीफ के बैंक अकाउंट्स, गाड़ियों, जायदादों और असासों की तफसीलात जारी कर दी। नैब के तफ्तीशी अफसर ने एहतसाब अदालत में रिपोर्ट जमा करा दी है, जिसके मुताबिक साबिक़ वज़ीर नवाज शरीफ के असासों के लिए
इलेक्शन कमीशन, FBI और SCCP को खतूत लिख दिए गए हैं। SCP से पता चला है कि नवाज शरीफ की 4 कंपनियां हैं और उन 4 कंपनियों में उनके शेयर हैं। मोहम्मद बख्श टेक्सटाइल मिल में नवाज शरीफ के 4,67,950 शेयर, हुदैबिया पेपर मिल में 3,43,454 शेयर, हुदैबिया इंजीनियरिंग में 22,213 और इत्तेफाक टेक्सटाइल मिल में नवाज शरीफ 48,606 शेयर्स के मालिक हैं। नवाज शरीफ के मुख्तलिफ निजी बैंक में 3 गैर मुल्की करेंसी अकाउंट समेत तकरीबन 8 अकाउंट है और उनके 5 बैंक अकाउंट में मजमूई तौर पर 6,12,000 रुपए मौजूद हैं। गैर मुल्की करेंसी अकाउंट में 566 यूरो, 698 अमरीकी डॉलर और 498 बरतानवी पाउंड मौजूद है। LDA लाहौर और शेखपुरा के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स, मरी के असिस्टेंट कमिश्नर और गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी नैब को रिपोर्ट दी है, जिसके मुताबिक नवाज शरीफ और उनके जेर कफालत अफराद के नाम पर लाहौर, शेखपुरा, मरी और एबटाबाद में जायदाद है। नवाज शरीफ मरी में बंगला, छांगला गली, एबटाबाद में 15 कनाल का मकान और अपर माल लाहौर में प्रॉपर्टी के मालिक है। नवाज शरीफ और उनके जेर कफालत अफराद के नाम 1752 कनाल से जायद ज़रई अराजी है। इसमें लाहौर के मौजा मालिक में 936 कनाल, मौजा बड्डो कसानी में 299 कनाल, अगर मैं नाम गलत पढ़ रहा हूं तो माजरत के साथ, लाहौर के मौजा माल रायविंड में 103 कनाल, मौजा सुल्तान में 312 कनाल, जिला शेखपुरा के मौजा मंडियाली में 14 कनाल, मौजा फिरोज वतन में 88 कनाल एराजी शामिल है। एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस लाहौर और इस्लामाबाद ने जो नैब को रिपोर्ट दी है, उनके मुताबिक नवाज शरीफ के नाम पर 3 गाड़ियां, 2 ट्रैक्टर, ये ट्रैक्टर वो नहीं जो कल नवाज शरीफ जिसका जिक्र कर रहे थे, ये और ट्रैक्टर है, ज़रई ट्रैक्टर है, जिनमें और एक अलावा एक लैंड क्रूजर और 2 मर्सिडीज गाड़ियां शामिल है। तो नैब ने ये तमाम प्रॉपर्टी की तफसील जमा करा दी है और उनकी जो प्रॉपर्टी है उनको सीज करने के भी ऑर्डर्स जारी किए गए थे। तो तफसीलात आ गई है, इन प्रॉपर्टीज को जो है वो सील किया जाएगा। और कोरोना वायरस से एक बार फिर जो है वो उसके बारे में अच्छी खबरें नहीं है। एक तो खबर ये कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी अहलिया मेलानिया को कोरोना हो गया और प्रेसिडेंट अमेरिका ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। और इसके बाद अमेरिका समेत दुनिया की कई स्टॉक मार्केट में इस खबर के बाद कि डोनाल्ड ट्रंप को कोरोना हो गई, ये सबसे बड़ी खबर है और स्टॉक मार्केट गिर गई हैं और कारोबार खासा मुतासर हुआ। तो अमेरिकी सदर को कोरोना हो गया है और पाकिस्तान में भी कोरोना जो है उसका कम बैक हो रहा है। TMA ने भी लेटर लिखा है, डॉक्टर्स भी बता रहे हैं कि कोरोना की दूसरी लहर आ रही है। तो कोरोना वायरस में इजाफे की इतलात के बाद शादी हॉल और रेस्टोरेंट के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला किया है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर वो ये कहते हैं कि जो मुल्क भर में रेस्टोरेंट और शादी हॉल है उनकी वजह से कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है। यानी जब से ये लॉकडाउन खत्म हुआ है और होटल खुल गए हैं और शादियां हो रही हैं तो कोरोना बढ़ गया है। तो NCOC ने इसी तनाज़ुर में तमाम सूबों को यह हिदायत कर दी है कि SOPs की खिलाफवर्जी करने पर शादी हॉल और रेस्टोरेंट के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। वफाकी वजीर के मुताबिक हम किसी भी गैर जिम्मेदाराना रवैये के बायस दूसरों को या उनकी सेहत को खतरे में डालने की इजाजत नहीं दे सकते। तो SOPs की खिलाफवर्जी पर कराची में एक्शन शुरू हो गया है और कराची में तकरीबन 6 शादी हॉल और 103 रेस्टोरेंट सील कर दिए गए हैं, जबकि NCOC ने तमाम सूबों बशमूल गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, इस्लामाबाद सबको ये डायरेक्टिव जारी किया है कि SOPs को यकीनी बनाएं और शादी हॉल और रेस्टोरेंट के कोरोना मरकज बनने का खदशा है, इसलिए उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। तो इन दोनों मकामात पर खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से जो है कोरोना में इजाफा हो रहा है और कोरोना के नए मरीज सामने आ रहे हैं। और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का आज होने वाला सरबराही इजलास मुलतवी कर दिया गया। इस्लामाबाद में इजलास होना था, अब ये इजलास कल होगा। इस इजलास के मुलतवी करने की वजह बताई जाती है कि मौलाना फजलुर रहमान और महमूद अचकजई की अदम दस्तयाबी के बायस ये इजलास मुलतवी किया गया। चूँकि ये इजलास वीडियो लिंक पर होना था और आज इसका टाइम यानी जुमे के रोज़ ये 3 बजे इजलास वीडियो लिंक के जरिए होना था। मौलाना फजलुर रहमान गुज़श्ता 1 हफ्ते से कश्मीर के दौरे पर हैं, जहाँ पर इंटरनेट की सहूलियात मुयसर नहीं है, तो उनका वीडियो लिंक पर आना मुमकिन नहीं था। इसके अलावा जो महमूद अचकजई वो भी आउट ऑफ रेंज है, यानी कवर एरिया से बाहर होने के बाद उनसे भी रब्ता नहीं हुआ। तो दो बड़े रहनुमाओं की गैर मौजूदगी की वजह से इजलास आज रोक दिया गया। अब ये इजलास कल होगा। उस इजलास से भी नवाज शरीफ लंदन से खिताब करेंगे और इजलास में PDM के सरबराह दीगर अहदेदारों से मुतल्लिक
मुशावरत की जाएगी। और ये इजलास उस वक्त हो रहा है जब पाबंदी लग चुकी है साबिक़ वज़ीर नवाज शरीफ के खिताब दिखाने पर। तो अब ये इजलास कल होगा और कल PDM इस हवाले से अहम फैसले करेगी। और चलते चलते आपको ये बताएं कि जो मुस्लिम लीग के 5 अरकान असम्बली को फारिग किया गया, आज उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कहते हैं जी हम भी अपने कायद नवाज शरीफ की तरह इस नारे के साथ अपनी पार्टी से सवाल करेंगे कि हमें क्यों निकाला। और आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों, तबसरों, तस्वीरों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाजत दें और अपने फीडबैक से आप हमें जरूर आगाह कीजिएगा। सोशल मीडिया पर हमारे तमाम पेजेस मौजूद है इख्तिलाफ राय के नाम से, इख्तिलाफ राय विद इफ्तिखार काज़मी के नाम से यूट्यूब चैनल, उस पर आप अपना फीडबैक दे सकते हैं अपना। और गिरदोनवा के लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।